नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपकी क्लास कक्षा 7 में कल मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया था उसे आज आगे बढ़ाते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? कल भी मैं इसके बारे में बता रहा था बच्चों। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का एक विशेष गुण होता है। अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है। कल मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि किसी वस्तु द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा गुणा तापांतर। यहीं से अगर मैं विशिष्ट ऊष्मा को निकालना चाहूं तो इन दोनों को मुझे इसके नीचे भेजना पड़ेगा, क्योंकि गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएंगे। तो यहां से विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होगा वो होगा दी गई या ली गई ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणा तापांतर। अगर बच्चों द्रव्यमान मैं 1 ले लूं और तापांतर भी आपका 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, तापांतर आपका 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहां से विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो आ जाएगी ऊष्मा के बराबर, दी गई या ली गई ऊष्मा के बराबर। दी या ली गई ऊष्मा के बराबर आ जाएगी। तो यहीं से हम विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बनाएंगे। क्या परिभाषा होगी? सुनिए ध्यान से कि इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने के लिए दी गई या ली गई ऊष्मा को हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब आगे हमारा अगला टॉपिक होगा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका मात्रक हम इस सूत्र से बना लेंगे। ऊष्मा का मात्रक लिख देंगे। ऊष्मा का मात्रक लिख देंगे कि जूल होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और तापांतर का मात्रक डिग्री सेल्सियस। या फिर आप जानते हैं कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम भी होता है और ताप का डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार आप विशिष्ट ऊष्मा के 2 मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ेंगे अब हम। ऊष्मा स्थानांतरण मैंने बताया ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां ऊष्मा स्थानांतरण की बच्चों 3 विधियां हैं। पहली विधि है चालन। इस विधि में क्या होता है कि हम पदार्थ को एक छोर से गर्म करते हैं और ऊष्मा बहती हुई दूसरे छोर तक आ जाती है। ये जो विधि है ठोसों में देखी जाती है। जैसे एक छड़ है और मैं
इसे स्टैंड में कस लेता हूँ। मैंने इसे स्टैंड में कस लिया और एक ओर से मैं इसे बर्नर या मोमबत्ती की सहायता से गर्म करूंगा। इसे मैंने गर्म करना शुरू कर दिया एक छोर से। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे, मान लिया ये लोहे की छड़ है, तो छड़ एक सिरे से मैं गर्म कर रहा हूं, धीरे धीरे ये दूसरे सिरे से भी गर्म हो जाएगी। इस विधि में ऊष्मा एक कण से दूसरे कण होती हुई फिर तीसरे कण अपनी जगह रहेंगे, बस ऊष्मा अपने बराबर वाले को दे देंगे, फिर बराबर वाला अपने से अगले वाले को दे देगा। तो इसमें ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में होती हुई आगे बढ़ती है। तो ये थी बच्चों चालन। नंबर 2 है संवहन। संवहन में क्या होता है? संवहन में पदार्थ के कण ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। यह विधि द्रव और गैस में हमें पता चलती है। जैसे ये कोई बर्तन है और इसमें जल भरा हुआ है, मैं इसे एक स्टैंड पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करता हूं। तो सबसे पहले ऊष्मा किसको मिलेगी? नीचे जो जल के कण उपस्थित हैं उनको मिलेगी। ये जल के कण जैसे जैसे गर्म होते रहेंगे ऊपर की ओर उठते रहेंगे और ऊपर वाले कण नीचे आते रहेंगे गर्म होने के लिए। इसी प्रकार कण ऊष्मा नीचे से ऊपर ले जाएंगे और ऊपर के ठंडे कण नीचे आएंगे। तो इस विधि में कण अपना स्थान बदलते हैं। ऊपर वाली विधि में कणों ने अपना स्थान नहीं बदला था, लेकिन ऊष्मा प्रवाहित हो रही थी। संवहन विधि में कण अपना स्थान बदलते हैं। आपको ध्यान देना है। अब हमारी तीसरी विधि आती है विकिरण। विकिरण विधि में ऊष्मा का चालन किस प्रकार होता है? इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ऊष्मा निर्वात में भी बह सकती है। जैसे आपने देखा होगा सूर्य एक आग का गोला है, जल रहा है और वहां से प्रकाश की किरणें हमारे पास तक आ रही हैं। तो कैसे? बीच में तो कोई माध्यम नहीं है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो वो निर्वात में आती है। तो निर्वात में किरणों के द्वारा जब ऊष्मा बहती है तो इस विधि को हम विकिरण विधि कहते हैं। विकिरण विधि में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊष्मा बिना माध्यम के ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ध्यान देंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ऊष्मा के सुचालक और कुचालक। ऊष्मा के सुचालक, ऊष्मा के कुचालक। बच्चों, ऊष्मा के सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें एक सिरे से गर्म करने पर ऊष्मा बहकर दूसरे सिरे तक चली जाती है। जैसे भी मैंने एक उदाहरण दिया था लोहे की छड़। तो लोहा जो है ये ऊष्मा का सुचालक है। लोहे की छड़ को अगर आप एक सिरे से गर्म करोगे तो दूसरे सिरे पर भी गर्म हो जाती है। तो जो पदार्थ एक सिरे से गर्म करने पर ऊष्मा का प्रवाह करते हैं, पूरे में फैला देते हैं, ऐसे पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक जिन पदार्थों को एक सिरे से गर्म करने पर दूसरे सिरे तक ऊष्मा नहीं पहुंचती, वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। बच्चों अच्छे से याद रखेंगे ऊष्मा के सुचालक क्या है, ऊष्मा के कुचालक क्या है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन।
बच्चों, ऊष्मा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर देती है। जैसे ठोस है, अगर आप इसको ऊष्मा देंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, और अगर द्रव को ऊष्मा देंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। ठोस को जब ऊष्मा मिलती है वो द्रव में बदल जाता है, इस क्रिया को गलन कहते हैं। द्रव को जब ऊष्मा देते हैं वो गैस में बदलता है, इस क्रिया को क्वथन या वाष्पीकरण भी कहते हैं। अब आपसे वो गलनांक की परिभाषा पूछने लग जाए तो आप कैसे देंगे? गलनांक वह ताप जिस पर संपूर्ण ठोस द्रव में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। क्वथनांक, क्वथन से क्वथनांक की परिभाषा पूछ लेता है। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई द्रव तेजी से गैस में बदलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। गलनांक को दोबारा सुन लीजिए। गलनांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई ठोस पूरी तरह द्रव में बदल जाए, उस ताप को हम ठोस का गलनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई द्रव तेजी से उबलने लगे या गैस में बदलने लगे तेजी से, तो उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। इसके बाद इसका हम उल्टा भी देख सकते हैं। यदि गैस से ऊष्मा ले लें, अगर हम उसे ठंडा कर दें तो क्या होगा? वो द्रव में बदलेगी। इस क्रिया को बेटे संघनन कहते हैं, याद रखना। और द्रव को जब आप ठंडा करोगे, मतलब ऊष्मा ले लोगे उससे, इस क्रिया को हम कहते हैं जमना, और वो ठोस में बदल जाता है। तो ऊष्मा देने या लेने से पदार्थ अपनी भौतिक अवस्थाएं बदल देते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और अच्छा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं जब ऊष्मा देता हूं तो अवस्था परिवर्तित होती है। पहले ठोस द्रव में बदलता है, फिर द्रव गैस में बदलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें गर्म किया जाए तो वो सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं, द्रव अवस्था में नहीं आते। इस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। कुछ ठोस गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे ठोस कौन कौन से हैं बच्चों? उनके उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कपूर है, आपका घर पे मिलता भी है, आयोडीन है, और कई ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं हम। क्यों कहते हैं इसे शुष्क बर्फ? क्योंकि जब बर्फ को आप हाथ पे रखते हो तो आपका हाथ कुछ देर में गीला हो जाता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टुकड़ा आप अपने हाथ पर रखोगे तो भाप में बदलेगा और आपका हाथ गीला नहीं होगा। इसके बाद एक अब आखिरी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे। ऊष्मा का प्रभाव।
ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। जब आप किसी को ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, या ऊष्मा लेते हैं तो क्या होता है। तो हम बात करेंगे ऊष्मा देने की। अगर आपने किसी को ऊष्मा दी तो क्या होगा। तो नंबर 1, ताप बढ़ेगा। अगर आप किसी को ऊष्मा देते हैं तो वो चीज़ गर्म हो जाएगी, उसका ताप बढ़ने लगेगा, आसान सी बात है। नंबर 2, अवस्था परिवर्तन। ये टॉपिक भी मैंने अभी आपको समझाया। यदि आप ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। इस प्रकार अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। इसके बाद तीसरा है प्रसार। कभी कभी जब हम पदार्थों को गर्म करते हैं तो फैलने लगते हैं, उनका प्रसार हो जाता है गर्म करने पर। एक आप लोहे की कोई टुकड़ा लेंगे, उसे गर्म करेंगे तो फैलने लगेगा, उसका प्रसार हो जाएगा। जैसे गैस का गुब्बारा है, उसे अगर धूप में रख दें तो गर्मी पाकर वो फैलने लगेगा और फट जाएगा, क्योंकि गैस का जब प्रसार होगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने से गुब्बारा कुछ देर बाद फट जाएगा। इसी प्रकार जो वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा पाती हैं और उनका प्रसार हो जाता है, फैल जाती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका एक पाठ आज समाप्त हो जाता है। अच्छे से पढ़ते रहें और जो समझ में नहीं आता है उसे मुझसे पूछें। पढ़ते समय कॉपी पेन रखें, वीडियो देखते समय, और जो समझ में आए उसे नोट कर लें, और जो पढ़ाया जाता है उसके भी नोट बना लें, ताकि आप बार बार उन्हें देखकर अच्छे सीख सकें। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, धन्यवाद।